हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आपकी बुक का जो पहला चैप्टर और आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर है, ये तमाम चैप्टर फर्स्ट टू लेके लास्ट तक, ये तमाम चैप्टर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। और ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला वीडियो, ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है, ये वाली जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अगर आपको ध्यान हो तो पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात किया कि अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से सस्टेन करना है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अगर हमें देखना कि वाकई में ट्रू डेमोक्रेसी है कहीं पे, तो वहां के इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये वाले पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु कैन वोट, who can contest election, who can contest elections, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हु कैन वोट, तो इंडिया में कौन वोट करता है? कोई भी इंसान 18 या 18 प्लस का होगा तो वो वोट कर सकता है, 18 और 18 प्लस का। हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो यहाँ पे लोकसभा की एज है 25 ईयर्स, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवा रहा है? क्या इस इलेक्शन को सरकार कंडक्ट करवा रही है? क्या इस इलेक्शन को कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट करवा रही है? जी नहीं, इस इलेक्शन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसका कि सरकार का जहां पे कोई रोल नहीं हो, वो बॉडी यहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। तो इसलिए हमने उसे वर्ड यूज किया है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। मतलब कि यहां पे क्या है? यहां पे कोई भी सरकार का, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ब्रॉडर हेडिंग होगी, इसकी जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, वो होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है? इंडिया में कौन देख रहा है कि जो इलेक्शन हो वो एकदम इम्पार्शियल वे में हो? वो काम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का, वो काम है इलेक्शन कमीशन का, ठीक। Several efforts have been made in India to ensure the free and fair election system and processes. The most among these is the creation of an independent election commission to supervise and conduct election. अब यहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशन हुए कि इंडिया में इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो जब देश आज़ाद हुआ था तब तो क्या था? तब तो हम लोग देख रहे थे कि देश में गरीबी भी थी, इलिटरेसी भी थी। इस कंट्री का इलेक्शन करवाना बहुत एक हम लोग कह सकते हैं कठिनाई भरा काम था। तो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए और तय किया गया कि एक बॉडी बनेगी इलेक्शन कमीशन का, और उसका काम रहेगा कि सुपरवाइज करना, पूरे इलेक्शन जो भी हो रहे हैं उस पर नजर बना के रखना, साथ ही साथ इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ये काम रहेगा किसका? ये काम रहेगा इलेक्शन कमीशन का। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ये हमारे संविधान का ओरिजिनल आर्टिकल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 324, और यहाँ पे जो 1 है वो क्या है? क्लॉज 1, उसे पढ़ते हैं क्लॉज 1, ठीक। आर्टिकल 324 क्लॉज 1, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल and control of the preparation of electoral rolls for the conduct of election to the parliament and to the legislature of state and the offices of president, vice president under this constitution shall be vested in commission। ठीक है, यहां पे अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या बताया गया है? यहां पे ये चीज बताई गई है कि
इलेक्शन पे एक तो पूरी नजर बना के रखना, साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन करना। अब आप बोलोगे सर इलेक्टोरल रोल्स मतलब क्या हुआ? इलेक्टोरल रोल मतलब ये हुआ वोटिंग, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कौन बनाता है? वोटर लिस्ट का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो चेक करते हैं, मतलब गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत पे हम लोग क्या करते हैं, वोटर लिस्ट में हमारे नाम ऐड करवाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो नाम ऐड करवाते हैं। देखते हो ना, इलेक्शन कमीशन में इलेक्टोरल रोल्स बार बार प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्यों प्रिपेयर करनी पड़ती है? क्योंकि हर साल कोई ना कोई बच्चा 18 साल से ऊपर का होगा तो उसका इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाएगा, और कुछ लोग ऊपर जा चुके होंगे तो उनके नाम कटेंगे। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन, इलेक्टोरल रोल्स का पूरे अच्छे से मेंटेन करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। साथ ही साथ पूरे इलेक्शन पे नजर बना के रखना, सारी चीजों पे ध्यान रखना, ये सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है? इलेक्शन कमीशन कहां कहां की इलेक्टोरल रोल्स, कहां कहां के इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है उसको समझते हैं। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन एक सेकेंड, हाँ, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवा देगा? क्या अब आप बोलोगे सर सभी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा देता होगा? जी नहीं, सभी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाता है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा मतलब जब हम हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? लोकसभा मतलब जब हम हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जहां आपके मुख्यमंत्री के इलेक्शन होते हैं, सीएम वाला इलेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब इन सबके लिए देखो अलग अलग वोटर्स लिस्ट बनेगी। अलग अलग वोटर्स लिस्ट क्यों बनेगी? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जब वोटिंग लिस्ट बनती है, जब यहाँ की वोटर लिस्ट बनती है, तो आपको पता है हम पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री का है तो उस स्टेट को भी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं। जब लोकसभा का होता है तो पूरे देश को हम लोग 543 सीट्स में बांटते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तब हमने पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली सीट्स में बांट दी। लेकिन जब आपके स्टेट में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है तब फिर से पूरे स्टेट को 200 300 जितनी भी आपके स्टेट में सीट्स हैं उस अकॉर्डिंग बांट देते हैं। ठीक, फिर प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल रोल में कौन होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या आप वोट देने जाते हो? जी नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट की भी अलग इलेक्टोरल रोल होती है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बार बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है कि कौन कौन वोटर लिस्ट में है और कौन कौन नहीं है। ठीक, ये चीज समझ में आया? इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किस किस का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सीएम तो मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साइड में इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन मतलब आपके स्टेट में जब आपके मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है वो। ठीक, ये हो गया इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे सवाल होंगे कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तभी तो बोला कि यहाँ पे ट्विस्ट है बहुत सारे, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, These words in the Constitution are very important. ये जो words हैं, ये words हमने हूबहू Constitution के लिए है। ठीक है, so these words in the Constitution are very important for they give the Election Commission a decisive role in virtually everything to do with election.
द सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से क्या दे रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से पावर दे रहे हैं। पावर किस चीज की दे रहे हैं? इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, इन सब की, और साथ ही साथ में वोटर लिस्ट बनाने की। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बना रही थी, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा। और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इलेक्शन के मैटर इलेक्शन कमीशन ही देखेगा, जुडिशरी, सरकार, पार्लियामेंट, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। To assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer in every state. The Election Commission is not responsible for conduct of local body election. अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप खुद देखो कि हमारा देश इतना बड़ा है, ठीक। मैं एक और यहाँ पे स्लाइड्स एक और ऐड कर लेता हूँ। हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक, ये है हमारा देश, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, जैसे ये हो गया गुजरात, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नीचे कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गोवा, गोवा के बाद में यहाँ पे आ जाएगा केरला, ऐसे करके हमारे यहाँ स्टेट्स है। तो हर स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, मतलब इन सब के हेड, इन सब का स्टेट के हेड हो गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन हर स्टेट में एक एक इलेक्शन कमीशन ने अपना हर स्टेट में एक एक आदमी लगा के रखा है। जैसे इस स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, इस स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिस होगा, इस स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिस होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझें कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आप देखते तो बहुत सारे स्टाफ रूम होते हैं। 9 to 12 का अलग स्टाफ रूम, 6 to 8 का अलग स्टाफ रूम, 1st to 5th का अलग स्टाफ रूम, और उन स्टाफ रूम में एक एक हेड होता है। वो हेड डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनको ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि हर स्टेट में एक होते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आप समझ गए हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज बताई गई थी, जो लास्ट लाइन लिखी है, उस लास्ट लाइन पे आते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाने के लिए, लोकल बॉडी के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। लोकल बॉडी के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो ग्राम पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहां पे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो रहा है। अब यहां पे आता है लोकल लेवल। लोकल लेवल दैट इज यहां पे पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं। और जो म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं, इनको कौन कंडक्ट करवाता है? इनको कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहां पे पता नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी कि लोकल लेवल और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, और ये सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। ठीक, इसको आप कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें। ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें आपको कहां पूछी जाती है? ये वाली चीजें आपको कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती हैं। ठीक है, नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी ईदर अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। Till 1989 the election commission was a single member body। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बन गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब से लेकर 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1989 में क्या हो गया? इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, मतलब 3 मेंबर की बॉडी बना दी गया। और उससे पहले सिर्फ एक ही इंसान ऊपर रहता था और अब 3 इंसान होने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो ये आप इलेक्शन कमीशन में आप क्या कर सकते हो? इलेक्शन कमीशन में आप लोग
यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ इनकी, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या हो गया, वो हो गया मल्टी मेंबर बॉडी। लेकिन 1989 से पहले क्या था, 1989 से पहले सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। Just before the 1989 general election, 2 election commissioner were appointed, making the body multi-member, मतलब बहुत सारे member. Soon after the election commission reverted to its single member, and in 1993, 2 election commissioner were once again appointed, and the commission became a multi-member body and remained a multi-member body since then. अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1989 में क्या होता है, 1989 में 1989 से पहले तक इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1989 में इसको 3 मेंबर की बॉडी बना दिया जब चुनाव हुए, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गए इसको वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर 1993 में ऐसा लगा कि नहीं, हमें इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना देना चाहिए, तो फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, और तब से लेके आज तक मल्टी मेंबर बॉडी ही है। तो ये फैक्चुअल डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 1989 में पहली बार, 1989 में इलेक्शन कमीशन को पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। यहां पे कभी मल्टी मेंबर, कभी सिंगल, कभी मल्टी मेंबर, कभी सिंगल, ये चलता आ रहा है, लेकिन आपको इसके न्यूएंसेस में नहीं जाना, आपको इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना है। ठीक है, समझ गए। Initially, there were many apprehensions about a multi-member commission. There were a sharp difference of opinion between the chief election commissioner and other 2 commissioners about who had how much power. ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 मेंबर की बॉडी बनी थी 1989 में, तो बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस थे कि किसके पास कितनी पावर रहेगी। 3 बना दी, अब 3 में एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहाँ पे अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ठीक है, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर नंबर 1, और यहां पे इलेक्शन कमिश्नर नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर नंबर 2। ये हो गया, ये हो गई थ्री मेंबर बॉडी। ठीक है, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे हो गए इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर 2। तो यहां पे ये डाउट बहुत ज्यादा था कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, क्या इनके पास ज्यादा पावर रहेगी या इन तीनों की पावर इक्वल रहेगी। अगर डिसीजन लिया जाएगा तो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, या जो डिसीजन होगा वो तीनों की सहमति से होना चाहिए, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया वो होना चाहिए। तो आपने 3 मेंबर की बॉडी बना तो दी, लेकिन जैसे ये बॉडी बनी थी तो बहुत सारे डाउट्स थे कि किसके पास में कितनी ज्यादा पावर रहेगी। The matter had to be settled by Supreme Court. अब ये मैटर चलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट को सेटल करना था। Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is a greater accountability. लेकिन आज की तारीख में, लेकिन आज सबने एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक अकेला इंसान हो सकता है करप्ट हो जाए, लेकिन 3 मेंबर का रहेगा तो वो करप्ट होगा तो दूसरा बोल देगा कि नहीं नहीं तू गलत कर रहा है। तो मल्टी मेंबर बॉडी में क्या होगा कि पावर डिवाइडेड रहेगी। अगर किसी एक इंसान के पास पावर चली जाती है तो तानाशाही वाली सिचुएशन हो जाती है। और इलेक्शन कमीशन जो कि कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि हमारे पूरी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का काम है, तो उसको एक सिंगल मेंबर का ना रखते हुए इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी रखा जाए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमिश्नर बट डज नॉट हैव मोर पावर देन अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब इलेक्शन कमीशन के हेड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन इनकी पावर इक्वली है तीनों की। ठीक है, हम कहेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये हेड है, लेकिन इन तीनों की पावर इक्वल है। हेड है मतलब ये नहीं कि इनके पास पावर ज्यादा है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके हेड है, लेकिन पावर की बात आती है तो पावर तीनों के पास में इक्वल है। क्लियर, समझ में आ गया? इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि चीजों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे सीधे कॉम्पिटिटिव्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिकी भी है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना। ठीक है, the chief election commissioner and other 2 election commissioner have equal power to take all decisions related to election as a collective body। यहाँ पे वही वाली बात बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर जो
टू इलेक्शन कमिश्नर जो उनकी पावर क्या है, उनकी पावर इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनको किसने अपॉइंट किया है, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, मतलब कि जो सरकार के जो मंत्रिमंडल हैं उनकी एडवाइस पे। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर अ रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ पार्टीशन पर्सन टू अ कमीशन हु माइट फेवर देम इन इलेक्शन। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पे कर रहे हैं, कि जो मंत्रिमंडल, ठीक है, मतलब जो अभी आप जो मंत्री देखते हो ना कि प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ में कुछ मंत्री यहाँ होते हैं, ठीक है, वो मंत्री बोलते हैं प्रेसिडेंट से कि इनको अपॉइंट कर देते हैं अपन, किस में अपॉइंट कर देते हैं, इनको अपॉइंट कर देते हैं अपन इलेक्शन कमिश्नर के उस पर, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो हमेशा अपने पार्टी के किसी लोगों को लगा सकते हैं ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम पार्टीशन पर्सन देख सकते हैं, मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहा है, हम उस इंसान को देख सकते हैं वहाँ पे। दिस फेयर हैज लेड मेनी टू सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज. Many persons have suggested that a different method should be followed that make consultation with the leader of opposition, Chief Justice of India, necessary for the appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioner. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसे चेंज की मांग कही है। चेंज की मांग में उन्होंने ये कही है कि एक हो जाए कैबिनेट मिनिस्टर, एक हो जाए मतलब मिनिस्टर, एक हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन और एक हो जाए जुडिशरी। एक 3 मेंबर की कमेटी बने और ये 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड करे कि कौन होंगे हमारे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर, समझ में आ गया? Then the constitution ensures the security of tenure of chief election commissioner and election commissioner. They are appointed for a 6-year term or continue till age of 65, whichever is earlier. The chief election commissioner can be removed before the expiry of term by president if both the houses of parliament make such recommendation with special majority. यहाँ पे साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे कि अगर आप इलेक्शन कमिश्नर बन गए, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो आपको 6 साल के आपका नौकरी का पीरियड रहेगा, मतलब 6 साल तक रहेंगे, या 65 ईयर जो पहले हो जाए। मतलब मान लो किसी को 64 ईयर में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है तो वो सिर्फ 2 साल तक रहेगा, वो सिर्फ 1 साल तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि 65 ईयर्स या फिर 6 साल, ठीक। तो ये एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो हेड है, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटा दिया जाता है, इनको अपने पद से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? प्रेसिडेंट हटा सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से बोल दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ, तो हटा सकते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि मान लो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 100 में से 3/4 लोगों ने, मतलब 75 लोगों ने बोल दिया हो, 75 लोगों ने बोल दिया कि इस आदमी को हटाओ, तो हटाएंगे। मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 3/4, ठीक। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जैसे जैसे हम लेजिस्लेचर वाला, पार्लियामेंट वाला, एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और क्लैरिटी होगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 3/4 लोगों ने बोल दिया हो तो, ठीक। This is done to ensure a ruling party cannot remove a chief election commissioner who refuses to favor an election. The election commissioner can be removed by President of India. ठीक है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपनी इच्छा से इनको रिमूव ना कर दे, इसलिए पार्लियामेंट पे छोड़ा गया है कि अगर पार्लियामेंट के 3/4 लोगों ने बोल दिया है तो ही हटाएंगे प्रेसिडेंट, नहीं तो नहीं हटाएंगे। अगर पार्लियामेंट का रोल नहीं होता तो फिर तो कल को प्रधानमंत्री बोल देते उनको हटाओ, तो हटाना पड़ता। इन सारी चीजों को नहीं करना है, इसलिए ये इन चीजों का ध्यान रखा गया है। समझ में आ गया? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। और जो इलेक्शन कमीशन है उनके बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि अप टू डेट रखना वोटर लिस्ट को। दूसरा, इट मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड वोटर और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ दोज नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंस। साथ ही साथ इनको ये ध्यान रखना रहता है कि जो लिस्ट है वो अप टू डेट रहे, साथ ही साथ किसी इंसान का नाम होना चाहिए, उस इंसान का नाम नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने धोखाधड़ी से कोई इंसान 16 साल का और उसने उसका नाम ऐड करवा लिया हो। तो ये अप टू डेट पूरा ध्यान रखना पड़ता है ना। यहाँ पे भी तो घोटाला हो सकता है कि हो सकता है 16-16 साल के, 17-17 साल के लड़कों का नाम लिख दिया हो, या हो सकता है बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में लिख दिया हो। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई चीज़ ना हो, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है।
इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन क्या करता है, टाइमिंग डिसाइड करता है, इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करता है। आपको पता होगा कि जैसे इस दिन वोटिंग होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा। अभी पॉलिटिकल पार्टी प्रचार कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी कब तक प्रचार कर सकती है, तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। The election schedule includes the notification of election, date from which nomination can be filed, last date for filing of nomination, last date of scrutiny, last date of withdrawal, date of polling, date of counting and declaration of result. इलेक्शन कमीशन सबसे पहले नोटिफिकेशन इशू करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव इस तारीख को होंगे। जिस जिस इंसान को चुनाव लड़ना है वो आके अपना नॉमिनेशन पेपर दे इलेक्शन कमीशन को। फिर जिस जिस इंसान को चुनाव लड़ना रहता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में जाएगा, वहां पे वो लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि मुझे चुनाव में कॉन्टेस्ट करना है। फिर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर चुनाव प्रचार करते हैं, फिर रिजल्ट आता है। अगर किसी को अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना है तो विड्रॉ भी कर सकता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो ये तमाम तरीके की चीजें कौन इंश्योर करता है, ये तमाम तरीके की चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है। During this entire process, the Election Commission has power to take decision to ensure a free and fair poll. ठीक है, it can postpone or cancel the election in entire country or a specific state or a constituency on the ground that atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. और हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम तरीके की पावर होती है। इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा का इलेक्शन है तो पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्हें लग जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे यहाँ 543 सीट्स है, ठीक, अब हमारे यहाँ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो मान लो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन बोल देगा इनके इलेक्शन को पोस्टपोन करो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। ऐसा नहीं कि बंदूक की गोली पे कोई आपसे वोट डलवा दे और आप हाँ भर दो। समझ गए ना, इस वाली चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है। द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट। इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। साथ ही साथ कमीशन क्या करता है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है कि पार्टी को इस तरीके से बिहेव करना है, ये करना है। ठीक है, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपने आचार संहिता सुना होगा, वो उस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लोग इशू करते हैं। It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just. The Election Commission accord recognition to political parties and allot symbol to each of them. साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिकाउंटिंग के लिए बोल सकता है अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कहीं कुछ धांधली हुई है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देना, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना है कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है, ये नेशनल लेवल पार्टी हो गई, लेकिन कुछ पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी, कुछ पार्टी रीजनल लेवल की पार्टीज है। ठीक है, और हर पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देना कि तुम्हारा ये सिंबल है। आपने देखा होगा किसी का कमल का फूल सिंबल है, किसी का मतलब हाथ का ये सिंबल है, किसी की साइकिल सिंबल है, तो ये सिंबल्स वगैरह अलॉट करना, देना करना। द इलेक्शन कमीशन हैज अ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। लेकिन इलेक्शन कमीशन का खुद का स्टाफ बहुत कम होता है। तो जब भी चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी लोग रहते हैं, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे रहते हैं, उन सबको इलेक्शन प्रोसेस में लगा दिया जाता है। ठीक है, इट कंडक्ट द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। हाउएवर वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगिन, द कमीशन हैज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज इलेक्शन वर्क इज कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा इलेक्शन मशीनरी ये लोग स्टेट से लेते हैं, हर स्टेट से बोल देते हैं तुम हमको इतने इंसान दो, तो वही वो सरकारी टीचर वगैरह भेज देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो जो लोग भी इलेक्शन कमीशन के अंडर, जिनको सरकार देती है, फॉर एग्जांपल कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं और मैंने मध्य प्रदेश सरकार से बोला कि मुझे 15 लोगों की आवश्यकता होगी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि 15 टीचरों को मेरे अंडर कर दिया। ठीक है, 15 टीचरों को मेरे अंडर कर दिया। तो अब वो जो 15 लोग हैं वो मेरे हिसाब से काम करेंगे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे काम करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। During the election process, the administrative officer of state and central government are assigned related duty
and in respect the election commission has full control over them. The election commission can transfer the officer or stop their transfer. It can take action against them for failing to act in a non-partisan manner. साथ ही साथ जैसे मान लो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ तो मैं उन जो 15 टीचर थे उनका मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ कि तुम वहां जाके देखो, तुम वहां जाके देखो, सारा कंट्रोल मेरे पास में। ठीक, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। Over the year, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its powers to ensure fairness in election process. It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanity of the electoral process. The record of Election Commission shows that every improvement in functioning of institution does not require legal or constitutional change. यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से रखता है। इलेक्शन कमीशन इस पूरे इलेक्शन को इम्पार्शियल और अनबायस्ड वे में कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इट इज वाइडली अग्रीड दैट इलेक्शन कमीशन इज मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ इट वाज 25 years ago. दिस इज नॉट बिकॉज पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज्ड। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ज़्यादा पावरफुल, एक तो मल्टी मेंबर बॉडी हो गया है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, तो इससे इलेक्शन कमीशन अपना काम एकदम निष्पक्ष होके करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर it has had in the constitution. Since 1951 to 1952, 17th Lok Sabha election have been held. Many more assembly election and by-election have been conducted by the commission. Election commission has faced many difficult situations such as holding election in militancy affected areas like Assam, Punjab और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरीके के इलेक्शंस करवाए हैं, लोकसभा के इलेक्शंस करवाए, 17 लोकसभा के इलेक्शन करवा दिए हैं उन्होंने। साथ ही साथ अलग अलग हम लोग देखते हैं तो अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाएं, बाय इलेक्शंस करवाएं, कहीं पे किसी की सरकार गिर गई तो 2-2 साल बाद इलेक्शन हो रहा है वो कंडक्ट करवाएं। साथ ही साथ जहां जहां मिलिटेंसी वाली सिचुएशन है, मतलब जहां जहां हम लोग देख रहे थे कि सिचुएशन सही नहीं थी, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे भी देखें, वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से अपना काम किया है। तो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की तारीफ वाली बात है। इट हैज ऑल्सो फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग to postpone the election process midway in 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during campaigning. साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या देखा था, हम लोग 1991 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हो गया था, उनकी बीच में ही हम लोग देखते थे कि बीच में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब इसी बीच में, और तो भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ समय इलेक्शन पोस्टपोन करवाया, वापस से इलेक्शन करवाया। तो मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उन्होंने पोस्टपोन करवाया लेकिन वापस इलेक्शन करवाया। तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है कि वो एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। In 2002, the Election Commission faced another critical situation when Gujarat Assembly was dissolved and election has to be conducted. ठीक, 2002 में हमने ये देखा, एक और क्रिटिकल सिचुएशन देखा, उस समय दंगे वगैरह वाली सिचुएशन भी थी, गुजरात असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाया। तो ऐसे तमाम तरीके के इंसिडेंट्स के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड एन अनप्रेसिडेंट वायलेंस इन द स्टेट हैड मेड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएटली. The election commission decided to postpone the election to the state assembly by a few months. The Supreme Court upheld its decision of election commission. साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जब ये गुजरात असेंबली वाले इलेक्शन हुए थे उस समय दंगे वगैरह हो गए थे, तो इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया गया और बाद में इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ की तारीफ की। तो यहाँ पे आपको एक तो पूरा समझ में आया इलेक्शन कमीशन के बारे में, साथ ही साथ हमने जितनी भी ट्रिकी चीज़ें थी वो सारी ट्रिकी चीज़ें देखी कि कौन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का करवाता है, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो वहाँ की कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। मल्टी मेंबर बॉडी बनने के बाद में हमने देखा था कि तीनों के पास में पावर इक्वली छोड़ी। ये तमाम तरीके की चीज़ हम देख चुके हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन अच्छे से मेरे शब्दों को समझना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं।
सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com पे सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com पे सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, हिंदी, NTSE ओलंपियाड तमाम तरीके के वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल हम जाते CBSE K-12 इंग्लिश में। जैसे मैं CBSE K-12 इंग्लिश में गया, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के मुझे वीडियोस ओपन अप होके दिख गए। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लास 11th में। जैसे ही मैं क्लास 11th में गया, क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे गया तो यहाँ पे मेरे को दिखा क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, और जैसे ही मैंने क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस पे वॉच नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोस ओपन अप हो जाएंगे। ये वीडियोस आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो वेबसाइट उसका एक सोल्यूशन है। वेबसाइट से नहीं पढ़ना है तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप वहां से भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि NTSE हो गया, ओलंपियाड हो गया, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।